Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahindarganj Rajpura, District Patiala. Students, let's continue our chapter 12th Biotechnology and its application. Previous lecture में हमने role of biotechnology in the field of agriculture बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो बी फोकस्ड। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें आज हम 3 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। थेरेपेटिक्स देखेंगे, जीन थेरेपी देखेंगे एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखेंगे कि इन तीनों फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इन फील्ड्स में। तो सबसे पहले हम करते हैं थेरेपेटिक्स। स्टूडेंट्स, थेरेपेटिक्स क्या होता है? थेरेपेटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी ट्रीटमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों ने सब ने सुना हुआ है कि आज हमारा इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। डायबिटीज़ क्या होता है? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे इंसुलिन देना है, तो काफ़ी वर्षों से क्या होता था कि इंसुलिन जो कैटल हैं या पिग्स हैं उनकी पेनक्रियाज से निकाला जाता था। पहले कैटल एंड पिग्स को मारना पड़ता था, फिर उनकी पेनक्रियाज निकालते थे, पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकालते थे, फिर उस इंसुलिन से जो शुगर पेशेंट है उनकी ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि कई बार ये जो बोवाइन इंसुलिन है जो कैटल से एक्सट्रैक्ट की, या पॉर्क इंसुलिन जो पिग से एक्सट्रैक्ट की, वो ह्यूमन में एलर्जी करती थी। देखो भाई, वो इंसुलिन तो एनिमल्स की है ना, तो वो एलर्जी कर सकती है। तो फिर साइंटिस्ट ने इसका भी एक हल ढूंढा कि क्यों ना हम ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है उसकी क्लोनिंग कर लें। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, फिर उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने क्या किया कि ह्यूमन इंसुलिन जीन लिया, उसको प्लाज्मिड में डाला और प्लाज्मिड को फिर ई कोलाई में डाल दिया। अब जैसे ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन होगी, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होगी, तो ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है विद इंसुलिन जीन, ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसके अंदर अब क्या बनने लग जाएगा? बैक्टीरिया के अंदर क्या बनेगा? इंसुलिन बनेगा। ये इंसुलिन के हम भर भर के इंजेक्शंस जो है कमर्शलाइज कर सकते हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो एक तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा हुआ कि हमने इंसुलिन थी जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन थी, वो बायोटेक्नोलॉजी की जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम क्यों आई? तो पहले उस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर ही समझते हैं। देखो, इंसुलिन का जो प्रोटीन है वो काफ़ी लंबा जो प्रोटीन चेन है, इसमें 3 चेन्स होती हैं एक्चुअली। ए चेन होती है, बी चेन होती है और सी चेन होती है। ये इंसुलिन का प्रो हार्मोन है। जो सी चेन है वो हमें नहीं चाहिए होती। अगर हमें फंक्शनल इंसुलिन चाहिए तो सी चेन को काटना पड़ता है। जब सी चेन को हम काट लेते हैं, हम नहीं काटते, इनफैक्ट सेल अपने आप ये सारे काम करता है, और ए चेन और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट हो जाती हैं और फिर फंक्शनल इंसुलिन बन जाती है, वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। जब हमने बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाई तो बैक्टीरिया के अंदर सी चेन डी अटैच नहीं होती थी अपने आप, क्योंकि बैक्टीरिया की इंसुलिन थोड़ा थी वो। ठीक है, तो साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता था कि इसके अंदर से पहले वो निकालते थे, फिर उसके बाद ये जो सी चेन है इसको कट करते थे, फिर ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ते थे लैब में, फिर फंक्शनल इंसुलिन बनती थी। तो 1983 में क्या हुआ, एली लिली कंपनी है, उसने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जो कि सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो ए और बी चेन है, ए चेन जो फंक्शनल चेन है, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस सीक्वेंस ली, डीएनए की सीक्वेंस ली, और उन्होंने क्या किया, ए जो हमारी प्रोटीन की चेन है उसकी
कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस को उन्होंने, लेट्स चेंज द कलर, वहाँ पे उन्होंने एक इकोलाई, सपोज ये इकोलाई ए है, इसमें डाल दिया, ठीक है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ के इसको इकोलाई के एक सेट में डाल दिया। अब जो बी चेन थी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंसेस भी लिए उन्होंने, ठीक है, और उसको उन्होंने इकोलाई के दूसरे, सपोज दिस इज बी इकोलाई, तो उन्होंने जो बी चेन की कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए था उसको जो बी इकोलाई में डाल दिया। अब क्या होगा, जब इसकी क्लोनिंग होएगी प्लाज्मिड की, तो हमारी जो ए सीक्वेंस है और बी सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगी साथ में, उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है, और इसके अंदर ए प्रोटीन की चेन और बी प्रोटीन की चेन बन जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ए प्रोटीन चेन थी और बी प्रोटीन चेन थी उसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस तरह से हमारे पास जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन थी वो बन गई, जिसको नाम दिया गया ह्यूमिलिन का, ठीक है। और आज थ्रू आउट द वर्ल्ड इस तरह की 30 जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं वो बन चुकी हैं, और उसमें से 12 हैं जो वो इंडिया में कमर्शलाइज की जाती हैं, ठीक है। तो चलो अब हम नोट्स देखते हैं कि थ्योरी पोर्शन में कैसे लिखेंगे हम कि कैसे बनी रिकॉम्बिनेंट नाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं पहले। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी that are linked together by disulfide bridges। हमने देखा insulin is synthesized as a prohormone which contain an extra stretch called C-peptide। C-peptide होता है तो उसको प्रो हार्मोन बोलते हैं। सी पेप्टाइड को हमें रिमूव करना पड़ता है क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में हमें सी पेप्टाइड नहीं चाहिए, सो इट इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू फंक्शनल इंसुलिन। एली लिली कंपनी ने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंसेस वर प्रिपेयर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। सेम सीक्वेंसेस उन्होंने बनाई, इंट्रोड्यूस दैम इनटू द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई, दोनों को सेपरेट ई कोलाई में क्लोनिंग करवाई तो हमें ए एंड बी चेन्स मिल गई। देन चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली which were extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin, जिसको हमने ह्यूमिलिन बोला। तो इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तैयार की गई। तो थेरापेटिक के फील्ड में बहुत बड़ी एक बायोटेक्नोलॉजी का योगदान है, और आज भी इसी तरह से जो इंसुलिन है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई जाती है और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन जीन थेरेपी। देखो बच्चों, थेरेपी क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, तो उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी दी जाती है। आपने हार्मोनल थेरेपी भी सुनी होगी, हार्मोन्स दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एक्यूप्रेशर थेरेपी आपने सुनी होगी, जिसमें ऐसे पंच कर करके छोटे छोटे सॉफ्ट नेल्स टाइप होते हैं तो एक्यूप्रेशर देते हैं। इसी तरह जीन थेरेपी भी होती है। जीन्स की जो हम डिफेक्टेड जीन्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी। सबसे पहले 1990 में जीन थेरेपी थी, एक 4 ईयर गर्ल की गई। उसको क्या प्रॉब्लम थी, उस दैट मीन्स उसमें कोई डिफेक्टेड जीन आया होगा, पेरेंट्स से हमें कई बार म्यूटेशंस हो जाती हैं या पेरेंट्स से कोई डिफेक्टिव जीन आ गया, तो उस जीन को आज हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस गर्ल को SCID स्किड बोल सकते हो आप इसको शॉर्ट में, फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। उसको ये प्रॉब्लम थी, जिसको ये, और ये जेनेटिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, ठीक है, इम्यूनिटी काम ही नहीं करती। SCID इसीलिए इसको बोलते हैं सीवियर, बहुत सीवियर डिजीज़ होता है जब इम्यून सिस्टम हमारा फेल हो जाए। तो इसको बबल बेबी या बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटे, क्या है कि अराउंड 1971 में अमेरिका में एक बच्चे का जन्म हुआ, और जैसे ही उसका बर्थ हुआ विद इन 20 सेकेंड्स उस बच्चे को एक
बबल जो कि पूरी तरह से स्टरलाइज बबल था, प्लास्टिक का मेडिकेटेड बबल था, उसमें डालना पड़ा उसको। क्यों डालना पड़ा? क्योंकि उसको SCID था। ठीक है, तो उसको इस तरह से रखा कि कोई भी बाहरली इन्फेक्शन उस तक ना पहुंच सके। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 1971 से लेके 1983 तक वो बच्चा, वो बॉय था जो, वो इस बबल में रहा। इवन नासा के कुछ साइंटिस्ट ने एक बार जो होती है एस्ट्रोनॉट्स की ड्रेस होती है उसके लिए गिफ्ट की, वो ड्रेस पहन के वो एक बार उस बबल से बाहर निकल के उसने बाहर की दुनिया देखी। क्योंकि ऐसा था कि अगर कोई भी उसको इवन सिंपल कोल्ड एंड कफ भी हो जाती तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकती थी। तो बबल में रहा इतने साल, इसीलिए इस डिजीज़ को बबल बेबी या बबल बॉय डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रीज़न क्या है? मैंने बोला जेनेटिक डिजीज़ है, या तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस से हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होएगा कि आपके लिम्फोसाइट्स ही नहीं बनेंगे। हमें पता है लिम्फोसाइट्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीज़न जो SCID का हो सकता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। इसमें लिम्फोसाइट्स तो बनेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक do not produce an enzyme adenosine deaminase। ठीक है, ये एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन है जो डिफेक्टिव है, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ T सेल्स, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड B सेल्स जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। वी कैन से कि इम्यून सिस्टम जो है काम ही नहीं करेगा अगर ADA नहीं बनेगा, ADA की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर? तो इसका ये रीज़न है। आज हम इस लेक्चर में ADA डेफिशिएंसी से जो SCID होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड थे जो ट्रीटमेंट के, वो क्या थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो। ठीक है, उसको किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड दे दो मैच करके, तो जो लिम्फोसाइट्स जाएंगे उसकी बॉडी में तो उसको इम्यूनिटी देंगे, या एंजाइम ही दे दो उसको, ADA की डेफिशिएंसी है तो इसको एंजाइम थेरेपी दे दो। लेकिन ये दोनों जो थेरेपीज थी ये लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं थी। ठीक है, पेशेंट को बार बार ये ट्रीटमेंट देनी पड़ती थी, फिर भी उसकी इम्यूनिटी जो है अच्छी तरह से काम नहीं करती थी। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, जीन थेरेपी का सोचा। बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका जो जीन है जो ADA प्रोड्यूस करता है वो ख़राब है, उसकी जगह पे जो फंक्शनल जीन है जो ADA प्रोड्यूस कर सके उसको ही हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्या किया गया प्रोसीजर, उसके लिए इनको 4 चीज़ें चाहिए थी। एक तो इनको चाहिए था कि जो सपोज ये इस बेबी को SCID है तो इसके लिम्फोसाइट्स लिए, ठीक है, ये बेबी के लिम्फोसाइट्स लिए जो डिफेक्टेड थे। फिर एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, प्लाज्मिड में उन्होंने एक फंक्शनल जीन जो है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये फंक्शनल जीन है, इसकी क्लोनिंग करवाई। थर्ड, उन्होंने एक रेट्रोवायरस लिया जिसको डिसआर्म्ड किया हुआ था कि उस वायरस के जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स थे वो नलिफाई किए हुए थे। तो ये 3-4 चीज़ों से उन्होंने जीन थेरेपी स्टार्ट की। क्या किया उन्होंने कि जो हमारा फंक्शनल जीन जो हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसकी क्लोनिंग करवा के इस फंक्शनल ADA जीन को वायरस में डाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक है, रेट्रोवायरस है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री जो है RNA ही डालेंगे, ठीक है, फंक्शनल जीन का रेप्लिका डालेंगे। और फिर जब इसमें हमारा रेप्लिका आ गया, हेल्दी जीन का रेप्लिका आ गया, तो हमने इस रेट्रोवायरस से ये जो हमारे डिफेक्टेड ADA सेल्स थे इनकी इन्फेक्शन करा दी। इस वायरस को बोला कि अब तुम इन डिफेक्टिव सेल्स में जाओ लिम्फोसाइट्स में, और जो हमने हेल्दी जीन दिया है इनके अंदर छोड़ दो। आप देख रहे हो ब्लू कलर का जीन रेट्रोवायरस ने लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया। अब इन लिम्फोसाइट्स को अच्छा मीडियम दे के, जो भी टेम्परेचर, pH, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं बॉडी में इन लिम्फोसाइट्स के ग्रो करने के लिए, वो सारी दी और इन लिम्फोसाइट्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इनके अंदर फंक्शनल जीन भी मल्टीप्लाई होने लगा। फिर ये जो लिम्फोसाइट्स थे इस बेबी में डाल दिए, ठीक है, ताकि बेबी जो है ADA उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाए।
लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपको पता है लिम्फोसाइट्स की एज कितनी होती है, ठीक है, अराउंड कुछ दिन की होती है, कुछ डेज की होती है इनकी एज। तो अगर हम परमानेंट चाहते हैं कि जीन थेरेपी करें, तो हमें जो है यहाँ पे एम्ब्रियो सेल्स हैं हमारे, जो जब फीटस डेवलप हो रहा है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो अगर हम एम्ब्रियो में ही जीन डाल दें एडीए वाला, तो सारे सेल्स हैं जो एडीए प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, लिम्फोसाइट सारे प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। सो जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर में करेंगे एडीए, तो वो परमानेंट जीन थेरेपी होगी, ठीक है। सो इस तरह से एडीए की जो है जीन थेरेपी से एडीए को क्योर किया गया, एडीए डेफिशिएंसी को क्योर किया गया। सो अब हम थ्योरी देखते हैं, हम क्या लिखेंगे। हम रेट्रोवायरसेस आर कॉमनली एम्प्लॉयड एज द वेक्टर फॉर जीन थेरेपी, ठीक है। प्लाज्मिड तो हमने क्लोनिंग के लिए यूज़ किया, रेट्रोवायरस को हमने जो है एज ए वेक्टर यूज़ किया। हेल्दी रेप्लिका ऑफ द डिफेक्टेड जीन इज प्रिपेयर, डिफेक्टेड जीन्स की सीक्वेंसेस हमें पता थी, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो था हेल्दी रेप्लिका उसका बनाया। उसको फिर हमने क्या किया, उस हेल्दी रेप्लिका था जो उसको हमने रेट्रोवायरस में डाल दिया। रेट्रोवायरस को बोला कि अब तुम डिफेक्टेड सेल्स में जाओ और उसको उसमें हेल्दी रेप्लिका डालो। सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम द SCID पेशेंट, हमने उसके लिम्फोसाइट लिए पेशेंट के, एंड देन इनोकुलेटेड विद रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के साथ उसको इनोकुलेट कर दिया। हैविंग हेल्दी जीन, रेट्रोवायरस के पास हेल्दी जीन था, तो रेट्रोवायरस ने उन डिफेक्टेड लिम्फोसाइट्स में हेल्दी जीन डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, अंडर फेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन्स उनकी जो ग्रोथ होने लगी लिम्फोसाइट्स की। हैविंग हेल्दी ह्यूमन जीन इनसाइड, उनके अंदर अभी हेल्दी ह्यूमन जीन पहुंच चुका था, ठीक है। तो इस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, और उसके बाद वायरस से उन सेल्स को फ्री करके हमने वो जो हमारे हेल्दी जीन वाले लिम्फोसाइट्स थे, हमने बॉडी के अंदर, बेबी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है कि इसमें हमें कंपैटिबल डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम किसी से ब्लड लें, किसी से लिम्फोसाइट्स लें, पहले उसकी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, फिर ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली उसके डिफेक्टेड लिम्फोसाइट को ही हेल्दी जीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राफ्ट जब करते हैं तो उसकी में जो रिजेक्शंस आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस थेरेपी से दूर हो गई। चलो अब हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपको पता है क्या होता है, कि किसी डिजीज़ को डायग्नोज करना, पता लग जाए कि प्रॉब्लम क्या है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे सिम्टम्स पूछता है, हमें कई बार बोलता है कि ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। तो उस रिपोर्ट में वो क्या देखता है, वो डायग्नोज करता है कि इसको किस टाइप की इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो कई बार क्या होता है, ब्लड टेस्ट एंड जो हमारा यूरिन टेस्ट है उसमें बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन इतनी स्प्रेड नहीं हुई होती, तो उसमें आती नहीं है। जब तक वो आती है तब तक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका होता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हमें, अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करा लें, मॉलिक्यूलर मीन्स कि DNA लेवल पे, RNA लेवल पे या प्रोटीन लेवल पे अगर हम टेस्ट करवा लें कि कोई DNA में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और ये 100% श्योर डायग्नोसिस होता है। इससे जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाती है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है या कितने एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है, कितने एक्सटेंट तक प्रॉब्लम आगे जो है बढ़ चुकी है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में 3 आते हैं जो हमारे प्रोसीजर है। एक तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम डिज़ीज़ का पता लगा सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था कि सपोज हमने ब्लड सैंपल लिया, उसमें हमने वायरल DNA देखना है या हमने बैक्टीरियल DNA देखना है, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ विद इन मिनट्स, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा कॉपीज़ में तो हमें बैक्टीरियल DNA भी दिख जाएंगे और पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है। एलिजा, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की जो है एक तरह से प्रोसीजर है। 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटे, आपको इसके स्पेलिंग लर्न करने हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ऐसे मीन्स टेक्निक, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अभी हम देखो, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आपने डिटेल में की, PCR आपने की, हम एलिजा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये
कौन से प्रिंसिपल पे जो है ये टेक्निक आधारित है। तो ये पहले तो ये देखो कि जो तीनों टेक्निक्स हैं इससे हम क्या कर सकते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, जो कि ब्लड टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट में नहीं हो पाता। जैसे एड्स का पता लग सकता है, कैंसर का पता लग सकता है इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक से। एलिजा क्या है, देखो सपोज ये हमारा ब्लड सेल है, ठीक है। तो किसी पैथोजन ने एंट्री की अंदर, पैथोजन ने अपना एंटीजन अंदर इंसर्ट कर दिया। अब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है आपको पता है उसके पास क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ एकदम से एक्टिव हो जाएंगी और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमने इसी कॉम्प्लेक्स को देखना है एलिजा से कि ये कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। अगर बना है तो दैट मीन्स इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल से फिर एलिजा को हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इसको और कंफर्म करने के लिए हम एक और सेकंड एंटीबॉडी जो कि एंजाइम के साथ लेबल्ड होगी उसको भी डालेंगे। एंजाइम कोई भी हो सकता है, पर ऑक्सीडेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे और फिर हम कंफर्म कर देंगे कि इन्फेक्शन है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा। तो चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं। एलिजा का टेस्ट करने के लिए एक प्लेट होती है जिसमें छोटे छोटे माइक्रोवेल्स होते हैं। आपने कभी वाटर पेंटिंग की हो तो हमारे पास जो पेंटिंग की ट्रे होती है वाइट कलर की, उसमें छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप के कलर्स मिक्स करते हैं। तो उसी तरह की एक वाइट कलर की 96 वेल्स की एक प्लेट होती है। उस प्लेट में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी सपोज हमने HIV का टेस्ट करना है, तो ये मैं एक प्लेट आपको दिखा रही हूँ इनलार्ज करके। तो हमने क्या किया, उसमें HIV के जो एंटीजन है ऑलरेडी उसमें चिपका रखे हैं, ठीक है। सो क्या लिखा हमने, एंटीजन इज कोटेड ओनली वेल्स बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड इंक्यूबेशन। हमने एंटीजन ऑलरेडी डाल रखा है इसमें। उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल डाला। जिस पेशेंट का सपोज हमने HIV या कोई टेस्ट करना है उसका हमने सैंपल डाल दिया। जब हमने सैंपल डाला तो अगर तो उसके ब्लड में इस एंटीजन की एंटीबॉडीज़ हैं तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स बना है नहीं बना है वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा ना ट्रे में कि कॉम्प्लेक्स बन चुका है। हम क्या करेंगे, उसमें हम सेकंड एंटीबॉडी डालेंगे, ये ग्रीन कलर की जो आप देख रहे हो, सेकंड एंटीबॉडी लेबल्ड विद एंजाइम, ये डालेंगे। ये चेक करेगी कि कॉम्प्लेक्स बना है कि नहीं बना है। ये कैसे चेक करेगी, जब हमने ये सारा कॉम्प्लेक्स बना दिया तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सबस्ट्रेट डालेंगे जो कि एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स सही बना है, इनकी बॉन्डिंग हुई है एंटीजन एंटीबॉडी की, तो इस एंजाइम इस सबस्ट्रेट का, इस सोल्यूशन का कलर चेंज कर देगा। अगर कलर चेंज कर दिया तो दैट मीन्स ये जो एंटीबॉडी है इसी एंटीजन की है, दैट मीन्स उसकी बॉडी में सैंपल में एंटीजन था तो इसीलिए वो एंटीबॉडी बनी। सो इस तरह से हम एलिजा का टेस्ट करते हैं। तो अब आप एक बार फिर प्रिंसिपल पे जाओ। हमने क्या किया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स and its detection by second antibody conjugated by suitable enzymes such as peroxidases, ठीक है। सो इस तरह से एलिजा का टेस्ट किया जाता है, कैंसर डिटेक्शन के लिए भी, HIV डिटेक्शन के लिए भी, जेनेटिक म्यूटेशंस देखने के लिए, जेनेटिक म्यूटेशंस नहीं, मोस्टली जो है कैंसर एंड HIV के लिए ये टेस्ट किया जाता है। क्लियर? सो लास्ट जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है वो है DNA प्रोब्स। प्रोब्स क्या होते हैं बेटे, स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड RNA। RNA तो वैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हम सिंगल स्ट्रैंडेड DNA लेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लेंगे, उनको हम रेडियो एक्टिव लेबल कर देंगे।
फास्फोर्स, रेडियो एक्टिव फास्फोर्स से लेबल कर दिया, ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर से हमने उसको लेबल कर दिया, तो इनको हम बोलेंगे प्रोब्स। अब क्या फ़ायदा क्या है इनका, ये क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, जब इनको कोई अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मिलेगा तो ये उसके साथ क्या कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इनकी। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो क्या होगा, अगर हम उसके ऊपर एक्सरेज डालेंगे तो ये क्या करने लग जाएंगे, शाइन करने लग जाएंगे। जब शाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर डीएनए की कौन सी सीक्वेंस के साथ इसने हाइब्रिडाइजेशन की है, ठीक है। तो इससे भी हमें जो है डिजीज़ का पता चल सकता है, जेनेटिक डिजीज़ का पता लगाया जाता है। अब डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक डीएनए प्रोब है, ठीक है, ये हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सैंपल में पड़े हुए हैं। तो हमने इस सैंपल में देखना है कि कोई म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई। इन तीनों में हमें पता लगाना है कि म्यूटेशंस हुई हैं, किस में हुई हैं। तो हमने क्या किया, जो म्यूटेशन हम देखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना डीएनए प्रोब डाला। अब डीएनए प्रोब इसके साथ भी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, इसके साथ भी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, इसके साथ हाइब्रिडाइज हो गया इस वाले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। क्यों हुआ, क्योंकि इनकी दोनों की आपस के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बेस पेयरिंग हो गई। अब जो सीक्वेंस यहाँ पे थी, कोई स्पेशल सीक्वेंस, वही इसको यहाँ पे मिली होगी। तो हमें पता चल गया कि ये वाले डीएनए में कोई ना कोई इस सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। हमने एक्सरेज डाला यहाँ पे और वो शाइन करने लग गया, ठीक है। सो इस तरह से डीएनए प्रोब्स जो जेनेटिक जो डिजीज़ की डिटेक्शन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल about the role of biotechnology in medical field. We will meet in the next lecture with the new topic of this chapter. Till then, study well, learn well, and have a nice day.